वहाँ ग्राम मलेता से थे, और एक दो और अच्छे बहुत ही अच्छे किस्म के बुजुर्ग लोग थे जो आज हमारे बीच में है नहीं। अच्छा। उन लोगों के साथ रह करके हमने पहला कार्यक्रम देहरादून में किया। उसमें मेरे खुद के परिवार के 8 लोग थे। अच्छा। और हम गिनती के 25 लोग थे। अच्छा। हैं? और हम लोगों ने जब हम एयरपोर्ट के लिए चले तो हमने छोड़े चाड़े पहन लिए, जैसा आपने कहा। प्रचार प्रसार का जो एक उनके पास एम्पलीफायर था। अच्छा। और एक ही लीड वाला माइक था। अच्छा। जिसमें राजनीति प्रचार करते थे वोट के लिए। वो हमको उन्होंने खुशी से दे दिया। और पंचोली जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक हमको इतनी बड़ी ग्रांट नहीं मिली जितना हमने उस एक माइक वाले लीड की एम्पलीफायर को माना कि ये हमको इतना बड़ा मिल गया। क्या फिर बात उससे है। अच्छा, फिर गांव गए तो गांव की बात थोड़ी अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। जैसा कि हम किसी न किसी हफ्ते हम ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने विषय में एक ऊंचाई पाई है, और आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है उन्होंने जौनसारी जनजाति संस्कृति को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान दिलाई है। जब कभी जौनसारी जनजाति यानी कि जौनसार बावर क्षेत्र के लोग दिखाई देते थे तो लोग उनको आदिवासी कहते थे, लेकिन आज उन्होंने आदिवासी का मतलब बताया पूरी दुनिया को कि जौनसार बाबर की लोक संस्कृति क्या है। उस लोक संस्कृति के पुरोधा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नंदलाल भारती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम प्रणाम पंचोली साहब। सर, आपको बुलाने में हमें बहुत टाइम लगा। नहीं सर, ये समय है, जब समय आता है अपना अपना समय है। हाँ, नहीं, हमने कोशिश की कि आप बहुत जल्दी आते, लेकिन बहुत कोशिश की। हमारी टीम ने बोला कि डॉक्टर नंदलाल भारती क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा आएंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं तो अब यह है कि हमारा चक्राता के आसपास हम लोग रहते हैं, देहरादून आने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। जी जी। और आज वो बहाना पूरा हुआ और आपके सामने। तो कैसे शुरू करें, क्योंकि जब जौनसार बाबर का परिचय आता है ना, तो अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैं वहाँ का हूँ जहाँ के नंदलाल भारती हैं, तो फिर परिचय नहीं करना पड़ता है। ऐसा कैसे हो गया? इतने कहने से, जैसे आदमी का पता पूछते हैं कहाँ के कैसे हैं, तो अगर किसी को पूछ लिया कि तुम कहाँ से हो, तो उसने बोलना है कि देहरादून से हैं। फिर उसको पूछते हैं देहरादून कहाँ से, कि जौनसार बाबर से। और अगर उसने ये बोल दिया कि देहरादून वहाँ से जहाँ के डॉक्टर नंदलाल भारती है, बस उसके बाद कोई परिचय नहीं, फिर पूरा जौनसार बाबर का परिचय आ जाता है। देखिए, ऐसे तो पहाड़ पूरा ही हमारा धरती है और पूरा देश दुनिया धरती है, लेकिन जौनसार बाबर कोई एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है शायद। जी। इसीलिए उसकी पहचान कुछ अलग है। उसकी कई विधाएं हैं, कई विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को जब वो गांव से बाहर निकली तो परिचय बन गई। नहीं, नंदलाल भारती से उनका परिचय हुआ ना। नंदलाल भारती, अगर नंदलाल भारती का नाम नहीं तो लोगों को फिर बताना पड़ता है। ये आपके नाम आने से ही अपने आप ही परिचय हो जाता है। देखिए, बाहर रैपर कोई सा भी लगा हो, जी, गुणवत्ता उसके अंदर खोलने के बाद पता चलती है कि इसके अंदर क्या है। अगर वो कुछ उसके अंदर कीमती वस्तुएं हैं जी, तो फिर वो पहचान बन जाती है। तो ऐसा क्या किया आपने? नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं जौनसार के उस क्षेत्र से हूँ जी, जिन खाद्यान्नों में एक से एक नग है, एक से एक कीमती हीरे हैं। लोक कला के रूप में, लोक कलाकारों के रूप में वो गहने, वो हमारे आभूषण बहुत कीमती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी कोई कीमती नग, कीमती पत्थर, कीमती हीरा किसी खाद्यान्न से निकलता है तो उसको सीधा शोरूम में नहीं रखते। अच्छा, सच बताओ, उस हीरा को तराशने में कितना टाइम लगा? वही। ये आपने तराशा तो आपने ना? उसको तराशना, उसको आकार देना, उसको डिजाइन करना, अगर ये कर दिया तो फिर वो जौहरी के पास जाके अपनी कीमत वसूलता है। कितना टाइम लगा? इसीलिए क्योंकि संस्कृति नामक जो हीरा है जी, नाम तो बहुत छोटा है जी, संस्कृति, कुछ क्षण लगते हैं बोलने में, लेकिन अगर हम इसको प्रस्तुत करें जी, तो कुछ घंटों में शायद प्रस्तुत हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो फिर पूरी जिंदगी चाहिए। अच्छा, और अगर हम उसको बचाने की बात करें जी, तो फिर कई पीढ़ियां स्वा करनी पड़ती है जी, उसके बाद ये परिचय आता है जिसका आप नाम ले रहे हैं जी, कि एक पहचान बनती है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पितरों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे उन
देवतुल्य जो हमारे बुजुर्ग अब है नहीं जी। उन्होंने हमारी संस्कृति को, संस्कारों को परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी पाल के, मैं समझता हूँ कि संविधान तो बन गया कुछ वर्षों कुछ दिनों में, लेकिन हमारे संस्कार उसके लिए पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ सुहा हुई है। फिर बिल्कुल निचोड़ करके जो मानवीय मूल्यों को सिखाता था वो गांव के आंगन में प्रस्तुत किया गया और उसी आंगन में मैं भी पला हूँ और आज 60 साल पार करके उसी आंगन से अपना परिचय देते आया हूँ और लोग भी मेरे को उसी आंगन के रूप में जानते हैं। कैसे, मतलब थोड़ा सा कैसे शुरुआत हुई फिर? गांव वो आंगन, यानी हम ये करें कि चौक आंगन से लेकर के इंटरनेशनल फेम हो गया डॉक्टर नंदलाल भारती, कैसे हुई ये शुरुआत? चौक आंगन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैं उसको, ये तो लंबा सफर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको ये मानता हूँ कि अगर जो गांव का आंगन है वो विशुद्ध रूप से एक उपजाऊ भूमि है जी, किसी भी उपजाऊ किस्म के बीज के लिए जी, वहाँ नृत्य सिखाया जाता है। सारे लोग जो है करते हैं तो सीखते हैं, वहाँ गायन विधाओं को सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में जो हमारे आपस में सहकारिता की भावना है, प्रेम की भावना है और हम लोग कैसे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कैसे एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के जब हम लोग 200-250 लोगों की कतार बनाते हैं नाचने के लिए जी। उसमें जो पहाड़ के, हिमालय के जितने भी राज्य हैं उनकी जो मतलब प्रसन्नता की और खूबसूरती की जो अदाएं हैं वो उन सब में, जब वो हमने गांव से बाहर शुरू किया उसको, हालांकि गांव से निकलने में दिक्कत हुई है, प्रताड़ना भी हुई है, अच्छा, हाँ, दंडित भी होना पड़ा है, कष्ट भी हुआ है, लेकिन जब लोगों ने, क्योंकि हम तो पढ़ने वाले थे ना जी, ताड़ने वाले बहुत थे, अच्छा, परखने वाले बहुत थे, देखने वाले बहुत थे, उन्होंने हमको निकलते ही, जैसे ही ब्लॉक में आए, तहसील में आए, जिले में आए, प्रांत में आए, राष्ट्र में आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए, हमको कहीं भी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जौनसारी संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों ने हमारे बुजुर्गों के उस त्याग, बलिदान और सच्चाई ईमानदारी से हाथों हाथ लिया। जी। ऐसा कोई पहला प्रोग्राम है जिसको आप हमेशा याद करते कि अगर वो प्रोग्राम नहीं होता तो शायद नंदलाल भारती को शायद मैं बताता हूँ थोड़ा और जी मेहनत करनी पड़ती? ये बहुत पहले की बात है जी, कि हम लोगों ने एक लांगा पोखरी एक जगह है जी, वहाँ पे बैठ के बातचीत तो होती थी, तो एक सूरज सिंह चौहान जी नामक मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मेरे को प्रारंभिक शिक्षा दी। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद वो थे, तो ऐसे ही कुछ हुआ कि यार अपनी संस्कृति के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए और मनोरंजन के लिए मात्र, हम लोग नहीं सोचा था कि हम लोग इतना आगे जाएंगे। अच्छा। तो हम लोगों ने गीतों को, नृत्यों को देखने के लिए एक सर्वे किया। हम लोग जौनसार भावर के उस समय पर टेलीफोन तो थे नहीं, कुछ भी नहीं था, संचार का माध्यम। अच्छा। तो हम लोगों ने ऐसे ही लोगों से माघ में पता करा गाते कौन है, नाचते अच्छा कौन है, जो जोड़िए किस गांव के अच्छे हैं, रोई टुड़िया कहाँ की झेंतारा सो बढ़िया लगाती है, अच्छा। ठोड़े कहाँ खेले जाते हैं, जंगाबाजी के उस्ताद कौन है, अच्छा। जंगू में प्रतिस्पर्धा में कौन आगे है, लामड़ कौन अच्छे गाता है, भारत कौन अच्छे गाता है, छोड़े कौन अच्छे गाता है, अच्छा। और बाकना किसको ऐतिहासिक तौर पे आता है। तो हम लोगों ने 5-7 लोग हमको मिले, अच्छा, जिसमें भगत सिंह नेगी जी वहाँ ग्राम मलेता से थे और एक दो और अच्छे बहुत ही अच्छे किस्म के बुजुर्ग लोग थे जो आज हमारे बीच में है नहीं। अच्छा। उन लोगों के साथ रह करके हमने पहला कार्यक्रम देहरादून में किया। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी, जब देहरादून में किया तो यहाँ तो उस समय कब की बात रही होगी? यहाँ तो उस समय तांगे चलते थे नहीं। हाँ। ये रही होगी शायद 90-99 की बात, काफी पुरानी बात है। हाँ, अच्छा। 90-99। तो यहाँ पे तो तांगे चलते थे, यहाँ से आपके ये हमारा कनाट प्लेस से भी और दून हॉस्पिटल से भी तांगे में तो और वहीं से तांगे DL रोड के लिए भी, अच्छा। यहीं से इंदर रोड के लिए भी। अच्छा। तो ये एक साधन था। फिर हम पढ़ते थे तो एक जगह करणपुर में हमको किराए में साइकिलें मिलती थी, हमने साइकिलों पे उस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया कि देहरादून में जौनसारी कार्यक्रम, गिने चुने जो जौनसारी लोग थे। अच्छा। और हमने प्रेस क्लब, जो आज भी प्रेस क्लब है, अच्छा। उसमें उस कार्यक्रम को किया। अब देखिए हमारी विडम्बना कि हमारे पास उस कार्यक्रम को अनाउंस करने के लिए कोई माइक नहीं था, अनाउंसर नहीं था, नहीं बोलने वाला नहीं था। अच्छा। गाते तो थे हम थोड़ा बहुत, हाँ। सब लोग, लेकिन कोई माइक में संचालन करे ऐसा कोई नहीं था। अच्छा। फिर ढूंढते कहा कि जो गांव में SSB की टीम आती थी, हाँ। उसमें वेद किशोर रयाल नामक
अच्छा। एक वक्ता थे जो बहुत अच्छा गाते भी थे और संचालन भी करते थे। हम लोगों ने सिफारिश लगा के चंबा से उनको बुला दिया। अच्छा। हाँ, फिर वो प्रेस क्लब में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ 5-7 दर्शक आए केवल, बस। हाँ। और हम लोगों ने उन पढ़ने वाले बच्चों को डांटा कि यार आप लोगों ने प्रचार प्रसार तो किया नहीं। हाँ। उन्होंने बोला हम गए, हम इंदिरा कॉलोनी भी गए, हम जो है इंदर रोड भी गए, हम लोग DL रोड भी गए, 5 सीमेंट रोड भी गए, हमने वहाँ भी बोला तो आए क्यों नहीं। हमारा तो आपका पूरा ग्रुप वहाँ था। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि दून प्रेस क्लब के जगह वो दून क्लब चले गए, जो परेड ग्राउंड पास दून है नहीं, दून अच्छा, क्लब, क्योंकि फेमस तो दून क्लब था। उस साइड नहीं है, परेड ग्राउंड के साइड कम्युनिकेशन गायब रहा। हाँ। तो वो लोग वहाँ पूछा, उन्होंने कहा नहीं वहाँ कोई जौनसारी कुछ नहीं है, जाओ वहाँ तो अंदर वैसे भी जाने थे। लेकिन यहाँ जब ढोल रणसिंगा बजा, अच्छा, फिर लोग इकट्ठे हुए। फिर ये रहा ही नहीं कि जौनसारी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, इतने लोग इकट्ठे हुए कि करणपुर तांगे में जाके हमको फिर कुर्सियाँ लानी पड़ी। फिर दून प्रेस क्लब का पहले पूरे दरवाजे खुलते थे ऐसे ना, सामने वाला, अच्छा, वो पूरा खोलना पड़ा, सामने दीवार भी नहीं थी, तब लोगों की भीड़ लगी। उस समय महेंद्र सिंह चौहान जी थे, अच्छा, ढकाड़ा से, वो भी बच्चे ही हुआ करते थे। और हमारी ये शांति वर्मा जी थी, अच्छा, जगत राम वर्मा थे। ये हमारे कुछ ऐसे कलाकार थे जो बच्चे थे उस समय, इन्होंने गाया। अब आप मानिए कितना उस समय रहा होगा कि जगत राम वर्मा जी और शांति वर्मा ने जब दोनों ने इकट्ठा एक साझा गीत गाया, ये पहला। अच्छा, तो लोगों में हल्ला, तो डायरेक्शन आपका था? हाँ, हल्ला हो गया कि लड़के लड़की ने इकट्ठा गीत गाया। अच्छा, क्योंकि रामलीला में कभी कभार कोई हिंदी गीत गा देता था, नहीं तो चलन था नहीं कि कोई स्टेज पे गीत गाए। और लड़का लड़की इकट्ठा गाए एक गीत को, एक जवाब सवाल, तो वो थोड़ा बहुत ही ऐसा था। अच्छा, पॉपुलर हो गया। और मुन्ना सिंह चौहान जी देहरादून में थे, उनको हमने मुख्य अतिथि बुलाया। अच्छा, तो उन्होंने लास्ट में कहा अपने संबोधन में कि बहुत अच्छा प्रयास है, कल आप लोग 53F राजपुर रोड पे मेरा आवास है। अच्छा, आपका सुबह का चाय पानी वहाँ रहेगा। अच्छा, आप लोग वहाँ आइए। मेरा एक संदेश है कि अभी तो आपने ये गीत गाए, लेकिन आप इस पे हारुल गाओ, तांदी गाओ, झेता गाओ। तो हम लोगों ने उनकी बात को हाँ में हाँ मिला दिया। बाद में कहा कि यार मुन्ना सिंह चौहान जी राजनीतिज्ञ है, इसलिए इनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इतने से छोटे पे स्टेज पे झेता, रासो और तांदी लगाओ। दूसरे दिन हम गए तो उन्होंने अपने प्रचार प्रसार का जो एक उनके पास एम्पलीफायर था, अच्छा, और एक ही लीड वाला माइक था, अच्छा, जिसमें राजनीति प्रचार करते थे वोट के लिए, वो हमको उन्होंने खुशी से दे दिया। और पंचोली जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक हमको इतनी बड़ी ग्रांट नहीं मिली जितना हमने उस एक माइक वाले लीड की एम्पलीफायर को माना कि ये हमको इतना बड़ा मिल गया। क्या फिर बात उससे है। अच्छा, फिर गाँव गए तो गाँव की बात थोड़ी अलग है। गाँव में हमको डांटा गया हैं बहुत ज़्यादा कि आप ये गांव के ढोल वगैरह क्यों ले गए बाहर। ये जो है पंचायत हुई, देवता का ढोल है, दिक्कतें आई, वो आई। खैर जैसे तैसे उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज जो डांटने वाले लोग हैं वो खुद दल नायक बन के जो है टोली नायक बन के कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन वो ये हमारा पहला गांव से निकलने का पहला रास्ता 1990 के आसपास, 90 के आसपास था। अच्छा, फिर जो है हम लोग आते जाते रहे, और बढ़िया बात ये रही कि हमारे साथ ना उन कलाकारों की ढूंढ में हमको नागो देवी और छुमा देवी मिली, क्योंकि लोक नृत्य की विधाएं तो केवल इन लोगों के पास थी, बाकी तो शादियों में नाचते थे। ये लोग परात नृत्य करते थे, घर घर जाके गाथाएं गाते थे। तो छुमा देवी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके अपने साथ मिला दिया। ये अभी हैं जिंदगी? और बिल्कुल, अब छुमा देवी ने फिर 2001 में जब हम आगे बढ़ के 2001 का पहला दल उत्तराखंड के बनने के बाद जो पहला दल दिल्ली गया, उसका नेतृत्व भी मैं ही कर रहा था, और छुमा देवी तब हमारे साथ थी। छुमा देवी ने वहाँ परात को घुमाया, और 3 मंजिल हमने बनाया था। उस समय एक फैशन था कि दीवारें मीनारे बनाए। तो तीसरी मंजिल पे जाके छोटा सा बच्चा अनिल, जो आज भी है, अनिल वर्मा, वो तीसरी मंजिल में जाके उसने परात घुमाई। आज वो अच्छा ही घुमाता है। तो सर क्या था वो, मतलब एक अद्भुत था, अद्भुत। अच्छा। और वही परात कभी कभार केवल गबेला के और अथेना के या हनोल के लोग इस विधा को करते थे, आज पूरा हिंदुस्तान करता है परात को। सब लोगों ने परात को, झारखंड वाले बोलो, हमारे मथुरा वाले बोलो, ये लेकिन परात तो जौनसार बावर में ही घुमाई जाती है। हाँ, परात हमारा बिल्कुल एक ऐसा लोक नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर, खुशी के अवसरों पर घर घर जाके किया जाता था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं बोला कि तुम जवान लड़कियों को, लड़कों को ये ढोल गाजे बाजों को, मतलब क्यों? क्योंकि टीम लीडर तो आप ही थे ना,
आपने इसको लिखा पढ़ा है, आपको नहीं बोला लोगों ने क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ? मैंने आपको एक शब्द बोला था अभी कि कहीं कहीं प्रताड़ना भी मिली। अच्छा। और गांव के बड़े बुजुर्गों ने, जो मतलब गांव के एक हिसाब से मुखिया लोग थे, उन्होंने मुंह पे बोला कि आप लोग जवान हो, आप लोग अभी कुछ कर सकते हो, क्यों ये गाँव चक्कर में क्यों ये मांग के खाने की आदत डाल रहे हो अपने आप भी और इन बच्चों को भी? ये कुछ आगे बढ़ेंगे, करेंगे, आप लोग इनको जो है ये नाच गाना सिखा रहे हो। तो थी उस समय की एक। पर आपकी टीम की छुमा देवी, हमने सुना कि गीत नाटक संगीत अकादमी में उनको पुरस्कार मिला है। नहीं, ये उनकी बड़ी बहन था, उनका नाम था नागो देवी। ये दोनों बहनें साथ रही। और नागो देवी बेचारी, उसका शायद जो लास्ट कार्यक्रम था वो मेरे साथ उन्होंने इलाहाबाद किया था, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रेक्षागृह में, और दोनों बहनें साथ थी। और जब कैसे मिला उनको गीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? नहीं, वो तो जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे। अच्छा। हम लोग लखनऊ में थे। अच्छा। तो लखनऊ में जब हमारे बुजुर्ग, तो क्या कहूँ मैं उनको, रतन सिंह जौनसारी जी। अच्छा। और रतन सिंह जी कुआणू, रतन सिंह चौहान जी। अच्छा। वो दल नायक थे। अच्छा। और हमारे मोहना के सियाना जी। अच्छा। हाँ, और थाना गांव के आर जोशी जी। अच्छा। ये जौनसार की शख्सियत थी। नारायण दत्त जोशी जी जो पहले पत्रकार बने। हाँ। तो इन लोगों ने उस समय, बहुत पहले की बात रही कि पहले ट्राइबल डांस को वहाँ मांगा जाता था। अच्छा। तो ये लखनऊ के माध्यम से दिल्ली गए, ले गए दिल्ली 26 जनवरी में। अच्छा। 26 जनवरी में जब नागो देवी ने परात को घुमाया, हाँ। तो मंजर ये बोलते हैं कि जो परात थी, हाँ। वो नोटों से भर भर के बिखर रहे थे नोट। इतने लोगों ने जब राजपथ पे हाँ। चली वो परात को लेके ना, हाँ। तो लोगों ने नोटों से उस परात को भर दिया। हाँ। उसको इतना वो किया गया, और उसी का संज्ञान लेते हुए लखनऊ संगीत नाटक अकादमी ने उनको ताम्रपत्र दे करके संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा। क्या बात। तब प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे, कुछ याद है? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इतनी पुरानी बात है? नहीं, इंदिरा गांधी ने तो वो कपड़े भी पहने थे बाद में। अब ये नहीं पता मेरे को कि वो प्रधानमंत्री जी बन गई थी या उनके साथ थी। नागो देवी की जो ड्रेस है, हाँ। वो इंदिरा गांधी जी ने पहनी थी, और वो उनके पास रखी हुई थी कि इंदिरा गांधी जी भी इतनी खुश हुई। शायद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही होगी, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। जी। काफी पुरानी बात है। काफी पुरानी। और वो जो आर्टिस्ट है, वो फिर आपके ग्रुप में जो है? अरे वो तब से लेके आज तक है, तब से लेकर के आज तक वो मेरे ग्रुप में है। नागो देवी अभी है? नहीं, नागो देवी दो ढाई साल पहले बेचारी हो, अब नहीं है हमारी। लेकिन छुमा देवी और नागो देवी दोनों ऐसा लगता है जैसे जुड़वा बहनें हो। अच्छा। और दोनों परात नृत्य में पारंगत है। क्या बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे तो समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा हमें कि आपको जौनसारी या जौनसार बावर की जो संस्कृति है उसकी काफ़ी अध्ययन आपका है, और बहुत बड़ा काम आपने किया। इसलिए तो जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उन्होंने आपको मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है। ऐसा तो नहीं है, इसलिए किया है कि आपका बड़ा काम है, बहुत बड़ा फलक है। लेकिन कुछ चीज़ों पर हम आज आप बातचीत करना चाहेंगे। जरूर। ये बिडरू मामा क्या है साहब? नहीं, आपने बिडरू मामा को बहुत फेमस कर दिया। बिडरू मामा एक पात्र है। अच्छा। बिडरू मामा एक हमारे सूत्रधार हैं। अच्छा। गीत के। अच्छा। जब हम कोई सी बात सीधा डायरेक्ट समाज को बोल नहीं पाते हैं, तो हमने एक काल्पनिक नाम नट के और सूत्रधार के तौर पे बिडरू मामा लिया। और इसकी शुरुआत हमने तब करी जब पहला कार्यक्रम जौनसार बावर का, जो सब बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसको गांव वालों ने सपोर्ट किया। अच्छा। जब जौनसार महोत्सव शुड़पुर में हुआ। अच्छा। विकासनगर। बहुत अद्भुत था वो। सारे गांव से उस समय टीमें आई, और वो पहला कार्यक्रम था जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस समय ये दिक्कत आई, लोगों की मानसिकता ये थी कि गांव के आंगन में तो नाच लो। हाँ। लेकिन वहाँ शहर में नाचोगे, वहाँ शहर में जाके अपनी एक हिसाब से गांव की बेइज्जती कराओगे। अच्छा। हमको भी ये दिक्कत आई, क्योंकि जब हम उस समय हमारे पास तो होता नहीं था, हम घाघरे गांव से मांगते थे, ढांटू गांव से मांगते थे, जगह कुर्तियाँ चोड़े सब नहीं हो सकता, नहीं थे ही नहीं, सब गांव से मांगने पड़ते थे। अच्छा। ढोल दमाने भी गांव से मांग के लाते थे। तो गांव की बड़ी बात है, डांट भी मिल रहे और प्रॉपर्टी भी दे रहे लोग। वो पता नहीं, मतलब एक हमारी तो जिद हुआ करती थी। हाँ। अब गांव में एक आध मिलनसार लोग थे जो फिर बोलते थे यार ले जाओ देख लेंगे फिर बाद में। तो एक कलाकार हमारे थे, वो रिश्ते में भी उनका नाम ही बिटरू था,
जिससे हमको ये नाम मिला। अच्छा। कलाकार बहुत बढ़िया थे, अच्छा। लेकिन वो आ नहीं पाए। आ इसलिए नहीं पाए कि उनको गांव से भेजा ही नहीं। मतलब वो कि नाचने के लिए जाओगे, बेइज्जती कराओगे, काम नहीं। भाई यहाँ तो नाच लो, रिश्तेदारी में जाओ, शादी में जाओ। आप ये करें कि हम विकास नगर जाएंगे, वहाँ आज नाच रहे हैं दिन में, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अच्छा। लेकिन फिर हम लोग जो है कलाकारों को ले गए। अच्छा। और ये जो किरदार है अर्जुन देव जी, जो चिल्लाड़ वाले उन्होंने हमारे उस कॉन्सेप्ट को उस पर मोहर लगा दी। जब हमारा काफिला यात्री कोटल यानी जो डाकपतर चौक विकास नगर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कई टीमें जौनसार की आके कतारबद्ध हो गई। अच्छा। सब आगे चली। लेकिन माधव निवास से जब चिल्लाड़ की टीम निकली, अच्छा, तो उसका जो टोली नायक था, जो उसको लीड कर रहा था, जो आगे आगे चल रहा था, वो अर्जुन देव थे। और अर्जुन देव का नृत्य देखकर मेरे को लगा कि यही वो बिड्रू है जिसको गांव से आना चाहिए मंच पे। और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो सर वो बहुत खूबसूरत था। बिड्रू आपने लिखा? हाँ, मैंने उस पूरे गीत का जो एक सार था, जैसे जैसे वो आयोजित हुआ, तो वैसे वैसे मैंने उसकी रचना। फिर आपने उसको कई भागों में लिखा है? जैसे इसकी पहली लाइन थी कि बिड्रू ना मानी मेरे जानो चुड़पुरो। अच्छा। इसका सीधा अर्थ है कि बिड्रू तो नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को चुड़पुर जाना ही जाना है। उसको तो भेजा नहीं ना, वैसे भी भेजा नहीं, पर फिर भी वो अपने औरत को भी कह रहा है कि एक दिन चल भाई, दवाई के लिए रोज जाती है, आ चल। चुंग मेरी गांठेड़ी, जो इसकी दूसरी लाइन है। लाइन आप बोल सकते हैं। ओ बिडरू ना मानिए मेरे जानो चुड़पुरो, बिडरू ना मानिए मेरे जानो चुड़पुरो। क्या बात है। चल मेरी बांठेड़ी मेरे जानो चुड़पुरो, चुंग मेरी गांठेड़ी। अच्छा, मेरे जानो चुड़पुरो। उसके बाद गांठड़ी पोटली है जिसमें उसका थोड़ा बहुत अपना नाच खेल का सामान है, ये था। और वहाँ पे वो जब पहुँच गया तो दूसरी लाइन है इसकी कि आए तो मासी दौड़ी के मेरे जानो चुड़पुरो, साटो जोशे की मोड़ी के मेरे जानो। अच्छा। जैसे बरसात आने से पहले चींटियां निकल आती है। अच्छा। उसके बहुत सारे वो मतलब भीड़ भाड़ में वो लगती है, तो जैसे चींटियां चली हो अपने उस मंजिल के लिए, ऐसे उस मंच के लिए लोग दौड़ने लगे। तो इसकी जो लाइन मतलब वहाँ ये कल्पना बनी, वहाँ तो बहुत हिट है साहब। उत्तराखंड में ऐसी कोई स्कूल नहीं, कोई मंच नहीं जहाँ बिड्रू ने गाया जाता है। ये लोगों से जुड़ा हुआ गीत है, और हर गांव के हर कलाकार की ये कहानी है। हर कलाकार का पे ये मैच होता है, सूट होता है। आपके अधिकांश गाने लोकगीत कैसे बन जाते हैं? लोकगीतों का सर, मैं जब पहली बार बिड्रू गीत तो आपने लिखा ना, लेकिन लोकगीत हो गया, लोगों का हो गया। बिल्कुल। अब उसका नंदलाल भारती का अधिकार नहीं रहा। इसको कई लोग अभी हिमाचल में अभी एक हफ्ता पहले किसी ने गा दिया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप अपनी गायकी में और थोड़ा बहुत उसमें संशोधन करते हैं, नयापन डालते हैं, अपने अदाओं का उसमें समावेश करते हैं। बिड्रू तो है ना, तो बिड्रू है, वो जो है अच्छा लगता है उसको। तो ऐसे कैसे हो जाता है? एक दूसरा गाना आपने लिखा, वो ऐसा कोई फीमेल सिंगर नहीं जो उस गाने को नहीं गाती है? कौन सा वाला? जमीना को पानी। अच्छा। कोई फीमेल सिंगर है ही नहीं उत्तराखंड में। अच्छा, कोई भी सुनो, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हो जो उसको नहीं गाती। मैं इस गीत की आपको वो बताता हूँ। चक्राता में हम लोग अपने एक निजी मांग के लिए हम लोग वहाँ हड़ताल पे बैठे थे कलाकार। अच्छा। हाँ, हम लोग सुबह जाते थे वहाँ एसडीएम साहब के यहाँ, दरी बिछाते थे, दिन भर वहाँ अपना उस पर बैठे रहते थे, अपने नारेबाजी करी, मांग पत्र लिखा, ज्ञापन देते। शाम को हम लोग वापस आ जाते थे एक जगह सोने के लिए। अच्छा। तो मीना राणा जी और संजय कोमोला जी ने दिल्ली से कहा, उस समय फ़ोन भी उस पर होते थे, वो जो एसटीडी में जाके, हाँ, उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग हो रही है और आपसे बात हुई थी, ये गाना आप देंगे जौन सर का। अच्छा। तो हमने कहा हम तो यहाँ से हम कैसे दे पाएंगे आपको। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो कि गा के भेज दो। तो उस समय वो टेप वाली कैसेट निकलती थी ना। अच्छा। टेप वाली। हमने वहाँ सिंह रेडियोज थे चक्राता में, उनसे थोड़ी देर हाथ जोड़ के नया टेप रिकॉर्ड मांगा। अच्छा। हाँ, 35 रुपए उनको खाली कैसेट के दिए, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती। हमने बोला हम इसको टेप वापस कर देंगे, कैसेट हमारी, ये हमको दे दो आधे घंटे के लिए। वहाँ पे हमने इस गीत को तैयार करके फिर वो टेप लाया दूसरे दिन, और उसको रिकॉर्ड करके, वो होता था ना एक बटन लाल दबाना पड़ता था एक प्ले का, फिर वो रिकॉर्ड हो जाता था। हमने उसको और फिर उसमें कागजों में लपेट के उसके बाहर गत्ता वगैरह लगा के हम लोगों ने उसको वहीं डाकाने से दूसरे दिन पोस्ट कर दिया।
पोस्ट कर दिया तो वहाँ पहुँच गया। हाँ। उन्होंने फिर हमको फ़ोन पे ये नहीं बताया कि गीत मिल गया कि आ गया कि क्या हुआ। मीना राणा जी ने गा दिया इसको। जब ये गीत 8 कैसेटों के गीत में एक गीत ये भी हमने सुना, तब पता चला कि ये गीत गा दिया। आ गया। अब देखो जमुना को पानी, ये गीत इतना मतलब फेमस हो गया, हमने तो साधारण तौर पर भेजा था। कुछ कैसे आए, मतलब जमुना को और अगलाड़ का संगम तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। और जो यमुना की जो मछली है निश्चित तौर पे अगलाड़ में वही जाती होगी। मैं जो हमारा यमुना से लेकर के जो हमारा लास्ट बाजार है ऊपर, क्या बोलते हैं, शिला उससे नीचे, मैं भी भूल गया, जौनपुर का ये क्या है, थत्यूड़ से लेकर के मैंने जमुना पुल तक नुक्कड़ नाटक किए। हाँ। क्योंकि थत्यूड़ तो नदी छोटी है, फिर वो टोटल नदी जो है नीचे आके पूरे गांव है दाएं बाएं। हाँ। एक भी गांव मैंने छोड़ा नहीं। हाँ। उस समय हम लोग अच्छा फिर नीचे भी आए, और जिस दिन खत्म सा हो रहा था, बरसात भी होने वाली थी, गांव में नुक्कड़ नाटक। हाँ, उस दिन वो अगलाट का माउंट था। अच्छा। हाँ, अब इधर से यमुना आती है, इधर से जो ये वो आती है, सरजू हमारे साथ होता था उस समय। अच्छा। तो हम लोग ऐसे ही ट्रायल पे जो है, हाँ। ये धुन पे उसके प्रेम का गीत इस पे मैं लिख रहा था। अच्छा। लेकिन बाद में उस पे तो हुआ नहीं, वो मीना राणा का है, तो हमने वो माछी वाला इस पे लगा दिया। अच्छा। हाँ, जमुना को पानी। तो सूर्या ब्रज मतलब सरजू है? भतीजा सूर्या भतीजा सरजू है क्या? सरजू एक जगह नहीं है, वो 3 जगह बरचा है। अच्छा। उसकी एक डिमांड थी। हाँ। देखो इसमें सरजू को ऐसा नहीं कि मैं वो गलत माने इस बात को, अच्छी बात है। हाँ। सरजू ने ये कहा था कि गुरुजी आप अगर मेरे लिए गीत लिखेंगे, हाँ। तभी मैं नुक्कड़ नाटक में रहूंगा आपके साथ। हाँ, तो लिखा मैंने उसके लिए। हाँ। वो गीत दूसरा है, अगर मैं अभी 1 लाइन बोलूंगा ना, हाँ। तो सब खुश होंगे। शायद आपको उस गीत का पता नहीं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा। सरजू के लिए फिर जो गीत लिखा वो गीत कुछ ऐसा था। हाँ, मती होई गोवा पावी देणो के त्यार, नीत तेरे प्यारो के खोली न खिड़की ते कीली देनो मुखदार, नीत मेरे प्यारो के। ये गीत बहुत चला, लेकिन जिन लोगों को पता है कि सरजू के सफल प्रेम की कहानी है, अब मैं बोल रहा हूँ माइक पे, सफल है, हो सकता है आपके इसके माध्यम से लोग खोजें इस गीत को। सफल है। हाँ, तो ये सरजू का प्रेम है। अब देखो देखता नहीं, लेकिन उसको उस लड़की से इतना प्यार हुआ। हाँ, जो मुरली बजाता है सरजू। मैं दर्शकों को बता दूं कि सरजू जौनसार बाबर की एक ऐसा आर्टिस्ट है जो मुरली बजाता है, और उसने संगीत में पारंगत है, और एक विद्यालय में पढ़ाता भी म्यूजिक। हाँ, अब ये तो वो आपके साथ नुक्कड़ नाटक में रहता था, तब ढोलक बजाता था? नहीं, ढोलक नहीं, उस समय से वो बांसुरी में था। और बजाता और ढोलक भी, हारमोनियम भी। वो तीनों विधाओं का जो है दक्ष कलाकार है। सरजू खुश है। सरजू बहुत। अब अच्छा, अगर अभी भी वो सुन रहा होगा कि जितने भी सुनने वाले हैं, आप कभी सरजू को ये लाइन सुनाना, और उसके बाद उसकी मुस्कान को देखना, आपको पता चल जाएगा। क्या बात है। उसकी मुस्कान को आप देखना, फिर पढ़ना उस मुस्कान को। क्या बात है। तो 2 गाने बन गए, जमुना को पानी अगलाड़े की माछी, सूर्या भोरे चाय। क्या बात है, तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, थोड़ा जौनसार बाबर के जितने भी टीमें हैं, क्यों आपकी विद्वता पे हम आज बात करेंगे, बहुत समय चला जाएगा कि उस सफ़र की बात भी हम करेंगे, लेकिन ये घर में ना जाए बिरसो वाली बड़ी ऐसी सेंटिमेंट है, इसका क्या मायना हुआ? हर कोई इसको गाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लोग इधर उधर की बात कर देते हैं। बर में ना जाए बिरसू सर। अच्छा, बर में ना। मैं इसको अपने उन लोक कलाकारों को, संगीत से जुड़े हुए खोजकर्ताओं को, जो इस पे जानकारी चाहते हैं, उनको बिल्कुल ये बहुत गंभीरता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इस बरमना गीत को ना छुएं। इसको टच करना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा। इसको लोग जिस तरीके से गा रहे हैं ना, वो ये मतलब बिरसू को गाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, बिरसू कौन था? क्या बिरसू तो एक, मैं ये मान सकता हूँ कि बहुत बड़ा भक्त बोलो, पुजारी बोलो, वजीर बोलो, सेवक बोलो। अच्छा। ये मासू देवता के एक पुश्तैनी सेवक थे। सेवक बोलिए, वजीर बोलिए, जो उनके लिए जो तामी आता था, सोड़ा आता था, जिसको हम अगर अब आपके भाषा में कहें तो अनाज आता था। अच्छा। देवता के लिए जो भी कुछ देते थे ना, हाँ। अलग अलग खत से, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग किस्म का अनाज आता था, जिनके यहाँ जो होता था। तो बिरसू उसको, हाँ, कहीं चौलाई है, हाँ। कहीं कोदों है, कहीं साटी है, कहीं दाल है, कहीं कुछ है, तो वो उसको सोड़ा तामी के रूप में बोलते थे। अच्छा। और पाथे के मानक से उसको इकट्ठा करते थे, और बकरे की बड़ी बड़ी जो खालें बनी होती थी, उसमें लेकर तब बोरियां तो, हाँ, तो वो बेचारा उसी के लिए गया था
तो ये थोड़ा सा उनको आगाह कर अच्छा, उसको इकट्ठा करने के लिए गया था। अच्छा। तो ये उनको बता दिया गया था कि अभी बरसात का महीना है, मत जाओ, नदियाँ उफान पर है, और आप जो है उधर भरम की तरफ मत जाना, टोंस नदी मत, टोंस नदी को आर पार मत करना भाई। अच्छा। हनोल से देवगार जाते तब भी टोंस पार करनी पड़ती है। हनोल से अगर आप इस देवगार में हैं तो फिर इधर आते हैं भरम के तरफ, तभी टोंस, तो तब भी। तो मंगटो के थे ये, मंगटो जितनी मेरी जानकारी है। अच्छा। ये बरमखत का गांव है। हाँ। हमारे ये कोटी जो कनासर है उससे लगता हुआ गांव है। तो मंगटो और उधर कांडोई बरम का गांव है। अच्छा। तो ये बेचारे उसको तामी सोडा लेके ना, उस समय पुल तो थे नहीं, एक वो था उसको बोलते थे तांगोई। अच्छा। तांगोई एक रस्सा होता था। अच्छा। और रस्से पे बंधी हुई एक रस्सी होती थी। उसमें एक नीचे बेल्ट होती थी जिसको यहाँ नीचे बांधते थे। और फिर ऐसे रस्से खींच के नदी पार करते थे। अच्छा। अब पार करते करते क्योंकि बीच के बाद उसमें चढ़ाई लगती है। और चढ़ाई पे जब वो रस्सा पहुंचा तो अचानक वो जो तांबा उसका वो था नापने का पाथा, जिसको हम डोरिया भी बोलते हैं, वो नीचे गिर गया, नदी में गिर गया वो। अब नदी में वो गिर गया तो वो इतना भक्ता, उसने सोचा तो गिर गया, तो फिर छलांग मार दी उसने उस बर्तन को लेने के लिए। अच्छा। और वो उसमें नदी के बहाव में बह गया। ऐसा बोला जाता है कि बिरसु कोयलू मेरे कोपला बीरा, इस लाइन को आप कोट कीजिए। अच्छा। कोयलू मेरे कोपला बीरा तिखोड़े जाया, सोडा तामी जानी दिया बिरसु ओडुए लाया। अच्छा, मतलब कोयलू मेरे कोपला बीरा तिखोड़े जाया, सोडा तामी जानी दिया बिरसु ओडुए लाया। मतलब हमारे जल्दी जाना। हाँ, मासू देवता ने इन दो वीरों को बोला कि जल्दी जाओ। अच्छा। वो जो अनाज है, सोडा है, उसको बहने दो, डोरिया बहने दो, लेकिन बिरसु को वापस लाओ, बचा लो। अच्छा। तो हुआ ये कि हमारे कोयलू और कपलावीर नदी में कूदे और उन्होंने बिरसु को किनारे लगाया जिंदा। हाँ, लेकिन वो माना नहीं, उसने दोबारा फिर छलांग लगा दी। ओहो, उसको लाना था वो बर्तन। हाँ, वो भक्त इतना था कि तभी तो अमर हुआ। अच्छा। तभी तो बिरसु को हम लोग इतना उससे गाते हैं कि उस आदमी ने जो कितना मतलब वो था, उनको मासू देवता के ऊपर विश्वास, बहुत बड़ी बात है। और उसने कहा अगर मैं इस डोरिया को नहीं बचा पाया तो मैं क्या बच के क्या करूँगा। तो उसके बाद नहीं बचा, दोबारा नहीं बचा। नहीं, उसके बाद फिर जो है वो डोरिया बहते कहते हैं, डोरिया मतलब वो बर्तन हाँ। जो वो दिल्ली तक पहुँच गया, क्योंकि बाद में यमुना नदी में टॉस में यमुना मिली, फिर यमुना से दिल्ली गई। दिल्ली में किसी मछुआरे के हाथ लगता है, मछुआरे ने उसको देखा, उस बर्तन को जांचा परखा, उसको भी दिक्कत होने लगी। तो उसने उसको, उस समय का जो राजा था दिल्ली में, उसको दिया। राजा ने उसको नमक उड़ेरने के लिए रखा, राजा तो राजा है। और राजा ने जब उसको भी दिक्कत हुई तो बाद में किसी ने कहा कि ये साधारण बर्तन नहीं है, ये ऐसे ऐसे हैं। तो आज भी मान्यता भी है और सच्चाई भी है। इसके लिए आप हमारे मंदिर के जो अभी वजीर हैं, पुजारी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि आज भी दिल्ली से राष्ट्रपति भवन से गूगल का धूप और नमक, ये राष्ट्रपति भवन तो चलो जो भी है, लेकिन वो वही राजा की जो राजा ने अब वहाँ रख दिया होगा। जैसे जैसे चला नहीं, वहाँ राजा ही बैठता। हाँ, तो आज भी वहाँ से नमक और धूप आता है। तो ये बिरसु महाराज की कहानी। मैंने भी खबर लिखी थी ना, तो मैंने पोस्ट मास्टर को पूछा था, वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, उसमें सिर पे लिख रखा राष्ट्रपति भवन भारत। हाँ, मतलब वहाँ उसको पता नहीं, हमको कह रहे हमें पता नहीं। वहाँ का ऐसा होता है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पोस्टल जो ऑर्डर है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी हमारी तंत्र विद्याएं हैं, बहुत सारी तंत्र मंत्र यंत्र की किताबें हैं जिसको आप मंगा सकते हैं। उस पर आप पोस्ट बॉक्स नंबर डालिए, लेकिन आपको प्रॉपर एड्रेस कभी नहीं मिलेगा कि ये चलता कहाँ से। तो ऐसे ये नमक का है कि राष्ट्रपति भवन पे से आता है, लेकिन वहाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ कौन सा जोन है, कौन बेचता है, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इतना कह देता इसलिए आता है, मतलब कि वो जो बर्तन था उसने जब वहाँ वो फिर कुछ उन्होंने बोला कि हम इसको मासू देवता के उसमें। लेकिन आज भी जब हम बिरसु गाथा गाते हैं, बिरसु गाथा गाते हैं, तो मासू देवता के भक्त ना वो अवतरित होते हैं, उन पे मासू देवता खेलता है। और खेलने के बाद तो हैरत अंगेज करतब करते हैं। आज भी आग पे चलते हैं, लोहे के लावा को चूमते हैं और बहुत सारे चमत्कारी करतब करते हैं। तो बिरसु जो है एक बहुत ही अद्भुत किरदार है। मैं प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, और मैं भी प्रणाम करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 35 से 40 साल आपने लगा दिए इस लोक संस्कृति को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाने के लिए। आपको इसमें क्या ऐसी चीज़ लगती है कि अब आप सफल हुए हैं? मैं अपने को, मैं
सफल नहीं मान रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी मतलब संतुष्ट भी नहीं हूँ और सफल भी नहीं हूँ। उसका कारण यह है कि हम लोगों ने 40 साल तक जिस ढोल को, दमाव को, रणसिंगे को, अपनी गाथाओं को, हारुलों को, झेंता को, रासों को, अपने छोड़ों को, भारत को, जंगों को, जो उसका सार है, जो उसका बीज है, उसको हम नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन हम जो जौनसारी कपड़े पहनने के लिए लोग शर्माते थे वो तो आज खूब पहन रहे हैं। ये सफलता नंदलाल भारती की है या क्या है? वो तो वो स्टेज पे तो या दुनिया को तो आपने दिखाया। मैं उनको, दुनिया को तो आपने दिखाया वो सारी मैं उनका आदर करता हूँ और उनको इतना कम से कम कुछ तो हुआ, कम से कम तो आप मानते हैं ना, मतलब कुछ तो हुआ। लेकिन जब तक अंदर से जौन सारी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे ना, तब तक ये बाहरी आवरण, क्योंकि ये तो आप देखना, ये वो तब पहनते हैं जब कुछ घंटों का मसला हो। नहीं, ऐसा कैसे कि जब एक टीम चलती थी जौनसार से, एक ही टीम थी, गाली पड़ती थी, डांट पड़ती थी, वापस आकर के कितनी सुननी पड़ती, हमारी बेटी ले गई ना डांस करने के लिए। लेकिन आज तो 50 टीमें हैं। उसका इसको सफलता नहीं है क्या? क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मैं उनका आदर करता हूँ कि आज मतलब इससे बड़ा। और मैं आप ये मानिए ना कि मैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहता था तो मैं कम से कम छुटमलपुर के आसपास तो हूँ, तो ऐसा भी नहीं है ना कि कहीं पहुँचा ही नहीं हूँ, कुछ रास्ता तो तय किया है। आज मतलब जब हम लोग 2015 में, ज़्यादा दूर नहीं है ना, 9 साल पहले की बात, 2015 में जब दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उस समय भी यहाँ से जौनसार की टीम का नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला था। ठीक है, तो जब हम गांव से वो जूडे इकट्ठा कर रहे थे, जूडे, तो उपल गांव में कुल 6 ही मिले, जबकि 7 चाहिए थे उनको। तो 7वां जूडा हम जो हाथी पे नाचते हैं ठाणा गांव में, उनसे मांग के लेके ये दशा थी हमारी। और आज जो है ना, आप जौनसार बावर का कोई सा भी गांव ले लीजिए, 50 से कम जूडे नहीं है। आज तो घर बना दिया लोगों ने। आज सबने जूडे बना। ये सफलता नहीं क्या? ये जो डांगरा है ना, डांगरा, ये सफलता है क्या? बताओ आप तो। नहीं, मैं लोग तो कह रहे हैं कि नंदलाल भारती अगर इन सब चीज़ों को नहीं दिखाते तो शायद वापस नहीं होते। हाँ, नहीं, कुछ है। मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। जो डांगरा है, ये डांगरा हम लोग 1-2 बार, डांगरा और तलवार, ये हम दोनों ओरिजिनल ले जाते थे, छोटे छोटे। लेकिन हम दिल्ली में भारतीय में पकड़े गए। और हमारे जो वो गुरुजी थे सूरत सिंह चौहान, जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। ये औजार कहाँ जा? हाँ, अच्छा। उन्होंने वो बेचारे जो तलवार थी उसको थोड़ा रगड़ रहे थे पत्थर में ना, कि ये सफ़ेद दिखे। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, सिक्योरिटी वालों ने, उन्होंने कहा तो लड़ाई की तलवार है, ये तो मुगलों के आक्रमण के समय की तलवार है। वो मलेता से लेके आए थे, वो ओरिजिनल थी, भगत सिंह नेगी जी के, जहाँ के हमारे ये माधव सिंह भंडारी जी है, ये अपने क्या सॉरी नथराम नेगी जी है। नथराम नेगी जी के परिवार से भगत सिंह नेगी जी थे, तो उनकी तलवार थी और वो वही थी। सच में वही थी। उन्होंने वो उनको दिखाई, उन्होंने कहा ये तो वही है। इससे तो ऐसा हुआ है। तो हम लोगों ने जब जांच हुई तो हमने कहा हम तो नाचने के लिए लाए थे। 20 अगस्त 1995 की बात। अच्छा। 20 अगस्त 1995 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये घटना घटी। हाँ, वापस नहीं मिली फिर? नहीं, उन्होंने फिर जिस दिन हम वापस आए उस दिन वापस थी, बाकायदा, बहुत इज्जत से, और कहा कि आइंदे से इसको मत लाना, इस बार ला दे के लिए मत करना। अब उसके बाद हमने क्या करा, चक्राता में आके हम लोगों ने एक वहाँ गेंदा है, वो लकड़ी का काम करता है, उसको वही डांगरा दिखाया, उसने काट के उस पर रख करके एक ऐसा वो बना के, उसने वो काट का बना के हमको दे दिया। हम लोग विकास नगर आए। विकास नगर में जो बाजार में पुलिस चौकी है, उसके बगल में एक लोहार रहता है। अच्छा। उस लोहार को दिया कि हमको ऐसे डांगरे बना दो। उसने बेचारे ने लोहे के, उसके टीन के बना दिए। वाह। लेकिन वो टीन के अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर हम यहाँ गांधी रोड पे आए। अच्छा। यहाँ उन्होंने उस पे स्टील का वो चढ़ा दिया, पानी, वो फिर तो चमकने लगे। लेकिन सर एक बार हम जो है फिर बम्बई जा रहे थे, कोचीबेली एक्सप्रेस में। अच्छा। हम लोग फिर पकड़े गए और वो डांगरे उन्होंने फिर निकाल दिए, सारे डांगरे वापस नहीं मिले। अच्छा हुआ कि मतलब उन्होंने हमको ट्रेन में बैठने दिया उसके बाद, नहीं तो कह रहे थे यहीं अरेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने वो डांगरे भी छोड़ दिए। फिर हमने काट के डांगरे बनाए, लकड़ी के। तब से लेके आज तक हम लकड़ी के डांगरे बना रहे हैं। और आज अधिकांश टीमों के पास वो लकड़ी के डांगरे। तो ये खोज तो हुई है,
लेकिन मैं जो यूँ कह रहा हूँ कि मैं सफल नहीं हूँ। सफल इसलिए नहीं हूँ कि हम लोग जिन लोक कलाकारों को और लोक विधाओं को ओरिजिनल रूप से बचाना चाह रहे थे, वो शायद बहुत सारी विधाएं हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अच्छा, आपने हजारों गाने लिखे, सैकड़ों कलाकारों ने आपके लिखे हुए गाने गाए, और जगत राम वर्मा आपकी तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। आज हमारे बीच में नहीं, हम उनको भी नमन करते हैं। और वो जिंदे होते तो शायद मेरे स्टूडियो में उनको 2 दिन बाद आना होता। मेरी उनसे बहुत नज़दीकी थी। खैर, पर ये कहेंगे कि इन हजारों गानों में आपको ऐसा कौन सा गाना लगता है कि हाँ, इस गाने ने जो है मुझे खुश कर दिया है? और 2 गाने बताए आप, और ऐसा कैसा लगता है ये गाना क्यों लिखा मैंने? कैसा मतलब? ऐसा कोई गाना लिखा आपने जिससे आप बहुत दुखी होते हैं? दुखी वाले तो बहुत है जिसपे मतलब जो आपको लगता है कि मुझे क्यों लिखा मैंने, ये बहुत कष्ट हुआ आपको लिखने में, बहुत कष्ट हुआ? ये ऐसा था कि गीतों का तो ये है, लिखते समय ना हर गीत को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि वो मतलब अच्छा ही बने। तो मेहनत भी करते हैं खूब, और फिर किसी गीत को लेकर के फिर संतुष्टि हो जाती है। बहुत सारे गीत ऐसे जो मेरे बहुत पसंदीदा है। कैसे? लेकिन एक आध बोल दीजिए। लेकिन लोगों ने उसको ना लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया। तो पर आपको तो अच्छे लगते हैं। मेरे वो कौन सा है ऐसा, एक गीत बता दीजिए। सुनो, ऐसा था, जैसे मैंने एक गीत लिखा था कि ऐसे भी जोन सारी बैठे, ऐसे भी जोन सारी बैठे, दूध दूणो कहते भेजे जिनू के सेव रांडोड़े पींदे बैठे। ये पलायन पर था कि जौनसार कैसे भी बेटे थे, मतलब जिनको दूध हमने दूध धोने के लिए भेजा था, वो पीने बैठ गए। शराब पीने बैठ गए। हाँ, नहीं दूध को मतलब हमने उनको अच्छा, दूध को कमाने के लिए भेजे थे। हमने उनको जो है दूध का मतलब है कि दूध पिलाने के लिए कि दूध लेके आएंगे, वो खुद लेकिन वो वहीं पीने बैठे। हाँ, तो उसमें कुछ लोगों को बुरा तो लगेगा। तो फिर जो है ये था। अच्छा, एक गाना और था जो ये था कि काड़ो पड़ा जिमिया मनोदा कुरजा रीते उड़चे कोठारो पाथा भी ना उजरा। ये हमारे खेती पे है। अच्छा, कि काड़ो पड़ा जिमिया मनोदा कुरजा, यानी ऐसा काल पड़ गया, ऐसा अकाल पड़ गया, काड़ो पड़ा जिमिया मैं मन से दुखी हूँ, मनोदा कुरजा रीते उड़चे कोठारो। हमारे खाली हैं खेत भी, खाली है कोठार भी, रीते उड़चे कोठारो पाथा भी ना उजरा। आज खेतों से पाथा होता है ना, जिसमें 2 किलो का अनाज आता है, आज खेतों से 2 पाथा अनाज भी नहीं आ रहा है। इसमें आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, और मेरे को ये मानो, ये 2 गीत मेरे जैसा आपने पूछा ना, ये बहुत करीब फेवरेट है। हाँ, लेकिन लोगों ने इसको ना, पर वो कुछ लोगों पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना, इसलिए भी है उसमें। अच्छा, जितने यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं सब आपको बहुत पसंद करते हैं, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? ये सब उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा ना इसमें हरीश राव जी से ऊपर कोई है ही नहीं। कैसे? हरीश राव जी ने हमारी जितना जौनसारी राजनीतिज्ञों ने मेरे को या मेरे कार्य को बारीकी से देखा नहीं, उससे दुगना तिगुना हरीश राव जी ने देखा। ऐसा है? उन्होंने एक कार्यक्रम में एक उसके हमारे उन प्रस्तुतियों को इतना नज़दीक से देखा। क्यों? निशंक जी भी तो आपको अच्छा मानते थे। कि उनके सामने कार्यक्रम करने का मौका कम मिला। निशंक जी ने तो जब ये जहाँ पे आज संस्कृति निदेशालय क्या वो बना है, प्रेक्षागृह, यही ना रिस्पना पे, इसकी उन्होंने जो नींव डाली, उस दिन यहाँ झाड़ झंकार था, पेड़ थे। उस दिन भी हमारा ग्रुप था, और निशंक जी मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने हमारे कई कार्यक्रम करवाए। लेकिन हरीश रावत जी को मैं जो उनका केवल मनोरंजन से और उससे मतलब नहीं था। उत्तराखंडियत सच में है वो वाकई जो है उन्होंने, हाँ, अब मेरे को वो भी याद आ गया, उन्होंने उत्तराखंडियत पे जोर दिया और मैंने जौनसारियत पे गीत लिखा। क्या बात है। तो उन्होंने, और वो पहले है जिन्होंने मेरा नाम इकलौता नाम पद्मश्री के लिए भेजा था। क्या बात है। वो तो उसके तो आप हकदार हैं। नहीं, वो तो वहाँ सागर है मेरे से बड़े, मैं वहाँ शायद एक तिनके के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उत्तराखंड से उन्होंने भेजा, मेरी योग्यता उन्होंने आंकी अपने दिल से। तो बहुत जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन से एक कम, सारे आपको अच्छा मानते हैं? नहीं, अच्छा शायद इसलिए मानते होंगे कि वो खुद अच्छे हैं। जितने भी मुख्यमंत्री आज तक हुए हैं संस्कृति के हिसाब से, मैं थोड़ा सा, हालांकि वो बेचारे बहुत सख्त थे,
खंडूड़ी जी, पर वो मानते तो अच्छा उन्होंने है। भी मैं मानता हूँ बहुत वो अच्छा फौजी आदमी थे, हाँ। लेकिन उन्होंने भी हमारी संस्कृति को और मेरे को खुद को बहुत पसंद करते थे। नहीं, बाकी जो तो हमारी बेचारा- गवर्नर थी एक बार ना, मार्गरेट आल्वा जी, वो तो बहुत मानते थे कि अरे, नंदलाल भारती जी उन्होंने मेरी टीम को एक ना, बार मेरी उनसे मीटिंग होनी है, मेरे से कह रहे थे। एक दिन मैं उनका इंटरव्यू लेने गया तो मार्गरेट आल्वा ने कहा कि मैं तो नंदलाल जी से एक बार मीटिंग करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को सर 3 बार तो गवर्नर हाउस में कार्यक्रम करवाया, और एक बार राष्ट्रपति जी आ रहे थे नैनीताल, तब वो पूरी टीम को नैनीताल ले गए थे। हालांकि उस समय कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अनहोनी ऐसे हुई अचानक कि राष्ट्रपति महोदय नहीं आ पाए। हाँ, तब भी वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, लेकिन उन्होंने मतलब मेरे को नहीं, मेरी सारी टीम को एक को टोपी पहनाई, वो करके फिर सख्त भी थी वो। हाँ, उन्होंने जो है सख्त बहुत थी। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। और जब ये होता था ना बसंत मेला, उस समय स्पेशल बुलाती थी पूरे टीम को बेचारी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि महामहिम होने के बाद भी इतनी सादगी के साथ उन्होंने हमारी जौनसारी कर उतरा। जहाँ अपने आप अंदर बैठते हो अंदर ही बुला लेते थे। हाँ। अच्छा, ये 40 साल के सफ़र में डॉक्टर नंदलाल भारती का कोई ऐसा किस्सा है जिसको आज आप शेयर करना चाहते हैं? बहुत किस्से हैं, किस्से अब अगर थोड़ा ये हो कि भाई मैं किस टाइप के किस्से को, कई ऐसी दुखद चीज़ें भी हुई जिसको लगता है इंसान को यार मैं सुना करके मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं। कोई ऐसा किस्सा जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पूरी दुनिया घूमी और जौन सारी से बाहर आपने ऐसा कोई नया, ये नहीं कि जैसे आजकल कलाकार हैं जो प्रोफेशनल हैं, उस समय जौनसारी, उस समय गढ़वाली, उस समय भोजपुरी, उस समय हिंदी, सब चीज़ का ठेकेदार है। लेकिन आपने जो जौनसारियत, जो आपने कहा कि अगर उत्तराखंडियत हरीश रावत ने लिखी है तो मैं जौनसारियत से ही मेरा परिचय है, तो पूरी दुनिया को जो आज इंटरनेशनली भी, अभी मैं हवाई जहाज में देख रहा था, एक जोड़ा जो है घाघरा और चोड़ा पहन करके जा रहे थे, इज्जत से जा रहे थे, क्योंकि उस समय तो नंदलाल भारती की टीम ही पहनती थी ना स्टेज पे। आज तो सब लोग पहनते हैं क्योंकि नंदलाल भारती ने उसको बाहर निकाला है, उसको एक पहचान दी है। तो ये 40 साल का बड़ा सफ़र होता है। कोई ऐसा किस्सा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते और आज आप शेयर करना चाहते हैं? पहले तो मैं एक लाइन इसी किस्से पे सुना देता हूँ। हम लोग अभी बम्बई, या कोई किस्से पे गीत लिखा आपने? हम लोग अभी बम्बई गए थे जी। 4-5 साल हुए होंगे। तो मैं यहाँ से नए चोड़े बना के गया था। अच्छा। कौथिग मुंबई में। वापसी में हम लोग उसमें आए, बैयर आए। उसमें मेरे खुद के परिवार के 8 लोग थे। अच्छा। और हम गिनती के 25 लोग थे। अच्छा। हैं? और हम लोगों ने जब हम एयरपोर्ट के लिए चले तो हमने छोड़े चाड़े पहन लिए, जैसा आपने कहा, सबने। अच्छा। और हम जब वहाँ पहुँचे, इतना अच्छा वो क्या नाम है उनके नाम से वो एयरपोर्ट, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट पे वहाँ वेटिंग रूम तक पहुँचे तो इतने लोग हमको देख रहे थे उसमें ना। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सोच रहे हैं कि यार ये कौन सी फौज होगी, कौन सी बटालियन होगी। लेकिन हम लोग तो उसमें चोड़े चाड़े, हमने कहा दिखाने के लिए क्यों। और फिर हम उसमें भी बैठे, जहाज में भी, उसी में पूरे के पूरे लोग। जनवरी का महीना था तो गर्मी तो थी नहीं, लेकिन हम लोग चोड़े पहन के हम लोग दिल्ली तक आए। और जैसा आपने कहा कि आज लोग एक आध ड्रेस पहन के सफ़र करते हैं जहाज़ों में, तो हम 25 के 25 भी अपनी ड्रेस में ये सफ़र कर, हिम्मत तो आपने दी ना, आए हैं। हिम्मत तो आपने दी ना लोगों को। और मतलब किस्सा तो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि जब 5 सीमेंट रोड पे मैं यहाँ BA कर रहा था 83-84 में, तो हम अपने पिताजी को मिलने घंटाघर के आसपास ही आते थे, क्योंकि वो चोड़ा और उसका थोड़ा पुराने कपड़ों में आते थे। अच्छा। तो शर्म लगती थी कि वो यहाँ आए। तो उस समय चोड़ा जिसके पास पहना होते थे उसको मामा बोलते थे कि ये मामा आ गया। मामा का मतलब था, हाँ, मामा का मतलब था कि ये गांव का अनपढ़, मतलब ऐसे ही है ये। अच्छा। कि ये मामा है। मामा का मतलब था गांव का ऐसे ही, मतलब भेड़ चराने वाला, भैंस चराने वाला, मतलब चोड़े वाले को जो एक तरीके से यूँ माना जाता बैकवर्ड की श्रेणी में कि ये वो है। हाँ। तो हम लोगों ने तो उस चोड़े में अपने खुद के पिताजी को हमने खुद ये उसमें देखा है कि ये मतलब ना है चोड़ा पहन के। लेकिन जैसा आपने कहा आज चोड़ा पहन के लोग उसकी प्रसिद्धि पा रहे हैं, तो ये भी तो एक। पर आपने तो नहीं छोड़ा ना चोड़ा, आपने तो लगा। अच्छा, मैं आपको सर एक बात ये भी बता देता हूँ कि मेरे को 40 साल हो गए, 40 साल में रन कर रहा हूँ। मैंने कभी अपने मंच पे कभी मतलब जूता भी नहीं ले गया हूँ, और मैं ये पश्चिमी वाद्य यंत्र भी नहीं ले गया हूँ अपना, जो मैंने कभी नहीं, कभी मैंने, हाँ, मैंने जो है पूरा, मैंने बाजारू कोई सी भी चीज़ यूज़ नहीं करी बांसुरी के अलावा, क्योंकि वो बांसुरी भी हमारी है, ये हमारी है, लेकिन वो बाजार से आई है,
उसकी अच्छी किस्म की बांसुरी आवाज़ के लिए आई बाजार से। लेकिन बाकी मैंने कोई भी आधुनिक पश्चिमी ये वाद्य यंत्र आज तक यूज नहीं किया है। और उसी के बलबूते पे जो आपने पूछा था कि गांव से और आज हम लोग 180 देशों की संस्कृति के कलाकारों के साथ हम लोगों को इतने देशों के साथ कुछ ना कुछ करने का मौका मिला, तो ये शायद वही है कि ये ताकत ढोल दमाऊ रण सिंह की है, जो मैंने पहले कहा था कि जिसको मैं पहचान नहीं दिला पाया। अभी समय है, सब कुछ होने वाला है। हाँ नहीं ठीक है, समय बहुत कम है लेकिन फिर भी समय है। नहीं, आप हैं तो इस काम को आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो स्ट्रगल का दौर मेरी जब आपने शुरुआत की है तो देखिए स्ट्रगल तो सर ये है ना, हर सच में मतलब वो लोग सुनना चाहते हैं कि वो स्ट्रगल कि डॉक्टर नंदलाल भारती ऐसे तो नहीं बनाना। हर पहला कदम जो है वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमने सुना कि आप की बैकग्राउंड जब हमने लोगों से पढ़ी तो लोग कहते हैं कि एक बॉन्डेड लेबर की फैमिली में भी रहे हैं। मेरी जो माँ है, हाँ। मेरी जो माँ है, जिस माँ के पेट से मैंने जन्म लिया वो बंधुआ मजदूर रही है। और पिताजी को भी और माँ को भी और परिवार को भी मैंने उस माहौल में देखा है। और उस माहौल को जब याद करता हूँ तो आज मैं जहाँ पर हूँ तो मैं सोचता हूँ कितनी तरह की शायद ये कोई कर पाए जितनी मेरे माँ बापों ने मेरे को थोड़ा सा पढ़ा के ये दिलाई है। 1976 में ये एक्ट पास हुआ था, 75 में बंधुआ मजदूर पुनर्वास का, और उसके बाद 97-98 में माँ को पुनर्वासन के लिए चयनित किया गया। और देखो माँ को, मेरी बुजुर्ग माँ को खच्चर दी गई, उनको पुनर्वास मतलब खच्चर दे दो। हाँ, इनको खच्चर दे दो, ये खच्चर चलाएगी तब अपनी आजीविका। जमीन नहीं दी? जमीन तो पिताजी को मिली, वो जो पट्टे की जमीन मिलती थी। हाँ वैसे हाँ। थोड़ी सी ना। हाँ। और वो पथरीली जमीन है। हाँ, अब उस समय वो मिल गई नहीं। आज मैं, क्योंकि हम लोगों को दो अक्षर पढ़ने का मौका मिला है तो इसीलिए तो बता रहा हूँ। आज उस पट्टे वाले ज़मीन में 2 मोड़ रोड के बना दिए गांव वालों ने। गांव को रोड बननी थी तो उस पट्टे वाले में रोड बन गई, क्योंकि वहाँ खेती तो हो ही नहीं सकती। वहाँ इतने बड़े बड़े पट्टाने को जेसीबी से बड़े मुश्किल तोड़े गए, तो चलो रोड ही बन गई वहाँ पे। लेकिन पट्टे की ज़मीन वो मिली थी। माँ को बंधुआ मजदूरी पुनर्वास के लिए खच्चर मिली थी। तो उस माहौल से निकल के जहाँ पे सामाजिक कितनी मतलब समाज में मैं गांव-गांव में जाता था। गांव में उस समय एक दौर था। आज के कलाकारों को जो आज मंचों पर है उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ, जौनसार बावर का ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ मैं गया नहीं। आज मेरे को तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अपने बुजुर्गों को से पूछें कि इस गांव में कभी नुक्कड़ नाटक करने, कठपुतली नचाने कोई टीम आई थी, तो वो बोल देंगे कि हाँ ऐसे से आए थे, हम लोग समता के सौजन्य से करते थे। लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाएं तो मेरे को आज भी कॉल करना। मेरे पास आज भी वो पूरा रिकॉर्ड है कि मैं किस साल में, किस महीने में, किस खत में था, किस गांव में था। तो मैं उस गांव में एक पर्दा लेके, केवल एक पर्दा, उसी को बांध के हमारी टीम आगे पीछे हम खड़े रहते थे, ढोलक ढालक बजाने, आगे नुक्कड़ नाटक हम लोग करते थे। 358 गांव हैं, 39 खतें हैं, करीब 100 से ऊपर मजरे हैं। अच्छा। मैं सब जगह गया हूँ। और जो मेरे गीत आज हजारों में हैं, वो यही है कि हम लोग हर जगह एक नया गीत बनाते थे उस गांव की विशेषता पे, या उस गांव के होनार किसी व्यक्ति पे। अच्छा। वो उसी समय गीत लिखने की जो कला है शायद वो वहीं से हमारी रिहर्सल होती गई कि फिर जगत राम वर्मा जी, दीवान प्रेमी जी, रत्यानंद जी, ये दौलत जोशी जी, हमारे गोपाल वर्मा जी, नथीदास दिरमोली जी, भगत सिंह नेगी जी, ये हमारे उसके बड़े बड़े हुनरवान कलाकार थे, शीला वर्मा जी। ये बहुत वर्षों तक हम लोगों ने, कम से कम 10 साल तक हम लोगों ने जौनसार घूमा। फिर ब्लॉक में आए, फिर तहसील में आए, फिर ज़िले में आए, फिर प्रदेश में गए, फिर देश में गए, और फिर सीमा पार गए। और फिर जो है ये याद नहीं है वो कितने देशों का झमेला हुआ करता था, जहाँ जौनसारी संस्कृति दूर से। अब 40 साल के बाद कौन सा कदम है? मेरे को ऐसा लगता था कि 40 साल के बाद शायद हम लोग जो बोया था वो काटने को या देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें जैसे हमारे आजकल है कि लोगों ने जो है यूरिया डाल के हमारी वो ओरिजिनल जो हमारी खेती थी उसको नष्ट कर दिया। आज आधुनिक खेती के नाम पे हम लोग कितना ये अपना अनाप शनाप खा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य भी खराब है, हमारा शरीर भी खराब है। वही हाल संस्कृति का। ये देखने को भले ही चकाचौंध है, लेकिन इसमें हमारा इसमें भावनाएं नहीं है। जब तक भाव नहीं है, भावनाएं नहीं है, आप बाहर से हाथ हिला लीजिए,
अगर आप अंदर से नहीं नाच रहे हैं, जौनसार का आदमी जब गर्व से नाचता है ना, जब वो हारुल, तांदी, नाटी, झेंता, रासो, जब वो ठोड़ा खेलता है, जब वो जंगाबाजी खेलता है, वो युद्ध कला और आक्रमण का जो हमारा खेल है, जब वो अपना इतिहास गाता है, तो वो आदमी जो है मतलब वो अपनी जान को, अपने इस शरीर को भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। वो हमारी संस्कृति थी। वो त्यौहार आज मना तो रहे लेकिन परिवर्तन के तौर पे उसमें नकलीपन और तो चकाचौंध। आपका क्या स्टेप है 40 साल बाद? मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि मैं अब इसके बाद, क्योंकि हो सकता है कि अब इतना घूम फिर ना पाऊँ, और ये भी है कि उत्तराखंड का बोलो, देश का बोलो, शायद ही कोई ऐसा सांस्कृतिक आयोजन है जिसको मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उस बीज को इकट्ठा करूँ, उस बीज को, और एक शेवड़ी बना के, शेवड़ी का अर्थ आप समझते हैं? नहीं। जो खेत के आगे छोटी सी बनाते हैं ना, अच्छा। जिसमें प्याज, लहसुन, धनिया बोते हैं, और जब भी कभी वहीं से 2-4 वो करके और फिर डालते हैं, तो खेती तो शायद ना हो पाए, लेकिन उस शेवड़ी में मैं ओरिजिनल बीज बोऊंगा, हो सकता है वहाँ संरक्षित करेंगे, वो उग जाए। आपको रतन सिंह जौनसारी याद आते हैं क्या? रतन सिंह जौनसारी जी याद नहीं, वो तो एक हमारा रोज का पाठ है। अच्छा। वो एक हमारी पाठशाला थी, प्रयोगशाला थी। उन्होंने एक आकार दिया, उन्होंने गायन शैली को नयापन दिया, उन्होंने गांव से बाहर आके उसकी विधाओं को, उसका विस्तार किया, और उनका जो पकड़ थी शब्दों पर, हिंदी के तो महारथी थे ही थे, लेकिन जौनसारी शब्दावली, शायद उसका शब्दकोश बन जाता तो हम जैसे लोगों को बहुत आसान हो जाता। तो शेवड़ी में आप क्या करेंगे? शेवड़ी में हम वो उन्नत किस्म का बीज बोऊंगा जो मेरे पास है। क्या है, मतलब ऑडियो है, विजुअल है, क्या है? नहीं, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। उसका कोई, अभी उसका बताएंगे नहीं, उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, अभी बताएंगे नहीं, मैं उसका जो विधाओं की जो मूल उसकी शब्दावली है, विधाओं का जो, क्योंकि मैंने उसको देखा है। अच्छा। जिन्होंने तो देखा नहीं ना, वो क्या जानेंगे कि शादी क्या थी, बेड़ाई क्या थी, दुरांश बांसुड़ी क्या थी, मुरली क्या थी, ढाक क्या था, मुंदा क्या था, हैं, हमारा गौड़ा कहा, तो हमारे बुजुर्गों ने फोइटो का कहा था, हमारा तागा कहा था, हैं, शपथ कहा, तो हमारा जो मतलब एक जिससे जो है हमारा मूल आया है। आज तो लोगों ने ऊपर से जो है कटिंग करके उसमें ना, क्या बोलते हैं उसको ना, जो किसी पेड़ पे वो दूसरी टहनी लगा देते हैं जोड़ के, कलम मतलब बढ़िया किस्म की टहनी लाई और एक किसी भी उस पे जोड़ दी, तो आगे जाके वो कलमी, जैसे कलमी आम कलम से पैदा किए हुए, मतलब जड़ें किसी और की है और ऊपर से टहनी कोई और है, तो एक ही पेड़ पे भी कई फल लोगों ने लगा दिए। ये तो आप प्रमाणित हो गया ना कि जो लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे, अब वो नहीं कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नंदलाल भारती ने जो सच में किया है उन्होंने अपने पे भी लागू किया। अभी आपने अपनी बेटी की शादी की है, तो उसमें आपने सब वो करके दिखाया है जो आप लोक संस्कृति को जीवित रखना या लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए आप काम कर रहे हैं, वो तो आपने खुद में भी लागू किया है। मैं तो अब कोई नहीं बोलेगा, अब तो आप सफल हैं। ये जो मैं बोने की बात कर रहा तो यही तो है। शेवड़ी वही नहीं है कि 2 गज मट्टी के उसमें मैं उसको बोऊं, यही जो शेवड़ी है कि मैं अपने घर की जो मेरी व्यवस्था है, मैं उस रूप में खुद में शुरुआत करूं, तब दूसरे के लिए तभी बोला तो जाएगा। मानो जैसे मैंने बेटे की शादी करी, वो एक बीज अभी बोया है, अब देखते हैं वो जमेगा, तो जमने का मतलब है कोई उसको नहीं जमेगा, दूसरा भी ऐसे करेगा, अनुसरण करेगा, तो मैं समझूंगा कि यार ये जो है शुरुआत हो चुकी है। क्या बात है। पहले तो डॉक्टर नंदलाल भारती ने एक टीम बनाई जो पूरे देश और दुनिया में स्थापित हुई। उसके बाद डॉक्टर नंदलाल भारती ने जौनसारी शब्दों को लिखना और ये सब चीज़ लेखन से लेकर, प्रेजेंटेशन से लेकर, संरक्षण से लेकर, ये तमाम काम किए हैं। अब वो सारी चीज़ों को खुद अप्लाई कर रहे हैं और फिर ये चाहते हैं कि और भी अप्लाई करेंगे। तो ये पॉसिबल है इसलिए कि जब चोड़ा नहीं पहना जाता था, आज चोड़ा सब पहन रहे हैं, क्योंकि नंदलाल भारती की टीम ने चोड़ा को पूरा ओपन कर दिया है, घाघरे को ओपन कर दिया है। आज सब लोग उसको खुशी खुशी पहन रहे हैं। जो बच्चा आज 21-22 साल को, उसको क्या पता, क्योंकि वो तो 40 साल से इस तपस्या में लगे हुए हैं। आपकी तपस्या 40 साल की है ना। तो चलते चलते आप एक संदेश में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ के कुछ इस काफिले में और कुछ बुनियादी तौर पे कुछ साथी रहे हैं। अच्छा। जिसमें बहुत सारे निकल गए, लेकिन कुछ आज भी हैं। अच्छा। और अगर शायद हम आज भी इकट्ठे होते तो हम ये जो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, इसको शायद कुछ रोक तो नहीं पाते, लेकिन हम स्पीड ब्रेकर जरूर लगाते इस पे। क्या बात उसमें महेंद्र राठौर जी हैं जी, जिन्होंने
इतनी मेहनत करी संस्कृति को, हालांकि वो पेशे से वकील हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत काम किया इस पे, स्टेज पे, मंचों पे, और हमेशा वो ज़्यादातर बैकग्राउंड में रहे। हाँ। सीताराम चौहान जी हैं, हाँ। वो बीए हैं, मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने लोक संस्कृति के लिए ही काम किया, उन्होंने नौकरी वगैरह नहीं की। आज भी वो पुराने गीतों को खोजते हैं, धुनों को खोजते हैं। ये कुछ कलाकार थे जिन्होंने ना जो मतलब पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज हम लोग जो ये भौतिक तरक्की ने हम लोगों को पीछे कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने मानो 39 खतें हैं और अपने 358 गांव, ये प्रदेश देश घूमा, इसमें हमको 40 साल लग गए। लेकिन लोग जो है 1 साल में इतना कवर कर गए। उन्होंने जो है अपने उसके माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया है, भौतिक तरक्की से ये भी सफलता है, क्योंकि अगर आप शुरुआत नहीं करते तो और दूसरा भी शुरुआत अच्छी बात है। मैं इसको अच्छा मानता हूँ। ये जो है जो गति है, हाँ। गति ठीक है, पर हमारी जो संस्कृति का मतलब जमीन का जो पैर था, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि पक्षी जितना मर्जी ऊंचा उड़ ले, उसको चुगने के लिए जमीन पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको चुगने के लिए हाँ। डॉक्टर नंदलाल भारती ने अंतिम बात में ये सारी बात कह दी कि उसको चुगने के लिए ज़मीन पे आना पड़ेगा। जो दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगला सवाल हम उनसे क्या करें, क्योंकि डॉक्टर नंदलाल भारती का अगर परिचय जौनसार से, तो जौनसार का परिचय भी डॉक्टर नंदलाल भारती से है। बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने 40 साल ऐसी तपस्या की है कि जौनसार बावर की संस्कृति नहीं, वहाँ की एक व्यवस्थित पहचान बताई कि वहाँ का आतिथ्य सत्कार, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ की खेती बाड़ी, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के जीने के तरीके, वहाँ की अच्छाई और अच्छाई सारी, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने मंच के माध्यम से दिखाया है। अगली कड़ी में ऐसे किसी और शख्सियत को आपसे रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।